वेलकम स्टूडेंट कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना क्लास 9 के चैप्टर 1 मोशन में जो टॉपिक है हमारा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं पढ़ा है तो एक बार पहले आप लास्ट वीडियो जाके पढ़ लीजिएगा ग्राफिकल मेथड का, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि मैंने इससे पहले वाला जो आपका वीडियो डाला है ग्राफिकल मेथड ऑफ मोशन, जहाँ मैंने आपको बताया है कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है और किस तरह से हम लोग जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, उससे हम लोग क्या निकालते हैं और किस तरह से निकालते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देती हूँ कि स्पीड जो हम अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको रिवाइज हो जाएगा एक तरह से। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने पढ़ा था तो वहाँ से हमें जो उसका स्लोप था तो उससे क्या मिलता था, स्पीड मिलती थी। तो हम क्या करते थे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम लगा देते थे और वहाँ से उसको हम लोग निकाल लेते थे। सेम ऐसे ही जब हम लोग अपना स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे तो वहाँ के स्लोप से हमें दो चीज़ें मिलती थी। एक तो स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलता था, नेक्स्ट हमें वहाँ पे जो हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो भी हमें मिलता था। डिस्टेंस ट्रेवल कैसे मिलता था, एरिया अंडर ग्राफ निकाल के, एरिया जो भी हमारा बनता था उसके अंडर का ग्राफ निकाल लेते थे। अब यहाँ हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड। इससे पहले हम लोगों ने नॉर्मली जो है कैलकुलेशन यानी मैथमेटिकल मेथड से तो हमने इसका डेरिवेशन कर दिया था। इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज वो ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ के थ्रू कैसे हम इसको डेराइव करें, डेरिवेशन कैसे करेंगे वो देखेंगे। आपसे एग्जाम में नाम से पूछ लेता है कि हमें ग्राफिकल मेथड से डेराइव करना है, तब हमें इसको करना होगा। तो चलिए आज हम फर्स्ट इक्वेशन मोशन को देखते हैं पहले। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होती है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको ये डायग्राम समझना है। एक डायग्राम में आपकी पूरी तीनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी, तो इसलिए एक डायग्राम को आपको अच्छे समझ लेना है। देन इसी डायग्राम से मैं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, कोई एक पर्टिकुलर बॉडी है जो कि O से A तक चली है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक गाड़ी थी जो कहीं से आ रही थी, आपने कहाँ उसको ऑब्जर्व किया, A पॉइंट पर ऑब्जर्व किया, ठीक है। वो घर से कहीं से चल के आ रही थी आपके, यानी कि आपका ये कहीं से चल के आ रही थी, ये A पॉइंट पर आपका होम है। आपने यहाँ पर उसको देखा, आपके घर के पास से आई, आपने यहाँ पर देखा। इस समय उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी है, u, यानी O से A जो चल के आई है वो, तो उससे कितनी वेलोसिटी कवर की है, u वेलोसिटी कवर की है। तो यानी A पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, u। तो u क्या है, अब क्योंकि आपके लिए तो इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि आप तो यहीं से देख रहे हो, तो आपके लिए u क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो O से A तक आप क्या बोलोगे, इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी किसी पर्टिकुलर जीरो टाइम में। अब जीरो टाइम क्यों बोलोगे, कि आपने यहाँ से टाइम तो अपनी स्टॉप वॉच ऑन की नहीं है। जब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेस चल रही है, तो कहीं से गाड़ियाँ आ रही हैं। अब जहाँ से आ रही हैं आपको वो तो नहीं पता, लेकिन आपके घर के पास आई तो यहाँ से आपने स्टॉप वॉच अपनी ऑन कर ली, यहाँ से आपका टाइमिंग जो है वो जीरो स्टार्ट हुआ। अब यहाँ से आप देखोगे कि किस तरह से टाइम जो बढ़ रहा है उस हिसाब से किस तरह से आपकी वेलोसिटी जो है, जो भी बॉडी जा रही थी वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो। तो जीरो से ए तक में जो है, ओ से ए तक में जो वेलोसिटी थी वो क्या है, यू, यानी यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू है। अब यू के बाद यहाँ ए के बाद ये कितनी डिस्टेंस चलता है, ए से बी तक कोई बॉडी डिस्टेंस चलती है, और बी पे पहुँचने के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो कितनी हो जाती है, वी। तो यानी ओ से ई तक की पूरी जो आपकी है वो क्या हो जाएगी, O से E तक आपका जो पूरा है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। यानी ये देखिए वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी पूरी, यानी कि आपका ये ना पूरा OE। अगर फाइनल वेलोसिटी देखी जाए तो O से, यानी यहाँ से स्टार्ट करके फाइनल यहाँ पे गया, तो यहाँ से यहाँ तक OE जो हो गया वो आपकी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी, यानी V। देखिए यहाँ से ये OE, ये तो BC के बराबर है, तो ये फाइनल वेलोसिटी है आपकी। और ये जो OA है वो CD के बराबर है, यानी ये CD और OA कितना है, U। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि OA जो है आपका वो किसके बराबर है, DC के बराबर है, जो कि कितना है, U। और आपका ये जो OE है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है, जो कि कितना है, V। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी u है, फिर यहाँ से जब फाइनल गया b पॉइंट तक तो फाइनल वेलोसिटी v हो गई। अब ये शुरुआत तो इसने यहाँ से की थी, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी v हो गई। इतना क्लियर। अब आगे देखेंगे हम यहाँ पर, देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है। सपोज द बॉडी हैज़ एन इनिशियल वेलोसिटी u एट पॉइंट a।
ए पॉइंट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी एंड आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी। ये जो टाइम लगा वो कितना टाइम लगा, t टाइम इंटरवल के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। ठीक है, अब देयरफॉर हमें क्या करना है, अब देयरफॉर हमें यहाँ पे सॉल्व करना है और अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को लेके आना है। तो अब देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डेरिवेशन को। हम लिखेंगे देयरफॉर जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो देखिए क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u, और जो कि हमारा किसके बराबर है, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो OA के बराबर है। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी आपकी v, और जो कि किसके बराबर है, ये पूरे OE के बराबर है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है ना, OE के बराबर है, या हम इसको BC भी कह सकते हैं। तो हम बोलेंगे ये OE या BC के बराबर है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए बट फ्रॉम द ग्राफ हमें एक चीज़ और क्लियर हो रही है कि जो v है वो दो पार्ट में डिवाइड है, B से D और D से C। तो हम ये नहीं लिख सकते कि जो पूरा v है वो BD प्लस DC के बराबर है। देखिए हम ये कह सकते हैं ना, अगेन जो हमारे पास v है वो BC के बराबर है, और BC किसके इक्वल है, BC हमारा BD प्लस DC के इक्वल है। देखिए BC हमारा BD प्लस DC के इक्वल है, तो हमने लिख दिया BD प्लस DC। ठीक है, अब हमें पता है कि DC क्या है, जो DC है यानी इसको हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ना, देखिए ये हमने कहा था ना DC भी U के बराबर ही है, तो DC लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये जो है हमारा BC BD प्लस DC के बराबर हो गया। अब हम यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि BC की वैल्यू रख देते हैं और DC की वैल्यू रख देते हैं, तो पुटिंग वैल्यू BC क्या है हमारे पास V, तो ये हम रख देते हैं V। BD क्या है, BD हमें नहीं पता तो BD को BD रहने देते हैं। ठीक है, हमें BD नहीं पता है, और प्लस DC कितना है, ये U है तो U लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें किसी तरह से BD चाहिए। और दूसरी चीज़ अगर हमें प्रूफ पे जाए, अगर हम ऐसा चीज़ देखें V U और AT, तो हमें V भी मिल गया, U भी मिल गया, AT नहीं पता है। और ऐसे देखें तो V और U है, BD नहीं पता है। तो चलिए अब BD निकालने की कोशिश करते हैं। तो BD कैसे निकलेगा, तो चलिए देखते हैं BD कैसे निकलेगा। अब हम आते हैं यहाँ पर अपने ग्राफ के ऊपर, और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारा डायग्राम है, ये डायग्राम आप देखिए हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, यानी स्पीड टाइम ग्राफ। अब याद करिए हमने पिछले वाले उसमें क्या किया था कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी स्पीड टाइम ग्राफ है, अगर हम यहाँ से लेते हैं इसको AD और ये लेते हैं, तो ये स्लोप आपको क्या दे रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता था, याद करिए एक्सेलरेशन देता था, यानी ये जो AB स्लोप है हमारा, ये AB स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, और एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड अपॉन में टाइम, यानी BD अपॉन में AD, यही होता था। चलिए देखते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आपका क्या है, स्लोप ऑफ AB, है ना, यही है। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, देयरफॉर A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन को A से डिनोट कर रहे हैं, तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, A इज इक्वल्स टू यहाँ से देखिए BD अपॉन में AD, यही होगा ना, स्पीड अपॉन में डिस्टेंस, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन में डिस्टेंस, स्पीड क्या है BD और अपॉन में AD। तो हम चलिए लिखते हैं यहाँ पर, ये हो गया BD अपॉन में AD। अब देखिए हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें BD चाहिए था, वहाँ पे फॉर्मूले में BD चाहिए था, तो हमने यहाँ पे ये लिखा, और देन हम इसको क्या करेंगे अब BD, अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, BD की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो BD को यहीं छोड़ दें और इसको इधर ले आए। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं AD की वैल्यू हमें पता है कि नहीं। तो AD की वैल्यू चेक करते हैं, जितना OC होगा उतना ही AD होगा। OC हमारा कितना है, T, देखिए OC कितना है हमारा, ये पूरा T है, OC T है, तो AD भी कितना होगा, ये भी T होगा, है ना, तो ये भी T होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, AD की BD अपॉन में T। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, T इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी BD इज इक्वल्स टू आ गया AT। ठीक है, अब पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दें। अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, चलिए देखते हैं। इक्वेशन 1 थी हमारे पास V इज इक्वल्स टू BD प्लस U, यहाँ पे पुट कर देंगे तो V इज इक्वल्स टू AT प्लस U हो जाएगा।
देखिए पुट कर देते हैं, बी डी 80 था ना, तो v इज इक्वल्स टू 80 प्लस यू, या इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। और यही हमें प्रूफ करना था। जैसे कि आप अगर देखिए तो हमें क्या प्रूफ करना था, इसी को तो प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी इजीली प्रूफ हो गई। एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं, तो क्योंकि डायग्राम हमारे लिए मेन है, इसी डायग्राम पे हम पूरा क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि ओ से ए तक की जो डिस्टेंस थी वो यू के बराबर है, यानी यू इनिशियल स्पीड से चला, बी पर पहुँचने के बाद वी हो जाती है स्पीड, यानी कि पूरी ओ से लेकर यहाँ तक की जो स्पीड है वो क्या है, वी है। अब अगर बी सी वी है हमारा, तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी सी, और बी डी प्लस डी सी यानी बी डी तो हमें पता नहीं है, डी सी तो यू था, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू बी डी प्लस यू। और फिर बी डी निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने पढ़ रखा था कि स्पीड टाइम ग्राफ अगर दिया रहेगा तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप जो होगा, तो इसके स्लोप से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन में टाइम, तो बी डी अपॉन में ए डी की वैल्यू हो गई टी, ए था ही हमारे पास, तो ए टी हो जाएगा, और यहाँ पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव हो गई। तो चलिए अब इस तरह से हम अपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या कहती है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी कहती है, क्या कहती है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद करिए यही कहती थी ना। अब देखिए यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए यानी डिस्टेंस ट्रेवल चाहिए। डिस्टेंस ट्रेवल के लिए आप याद करिए डिस्टेंस ट्रेवल हम लोग ग्राफ से कैसे निकालते थे, जब हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ दिया होता था तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए हम लोग इसके एरिया अंडर ग्राफ निकालते थे। तो यानी यहाँ पर हमें एरिया अंडर ग्राफ निकालना पड़ेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है लास्ट वीडियो तो प्लीज़ पहले लास्ट वीडियो पढ़ लीजिएगा, तभी आपको ये क्लियर होगा। हम लोग एरिया अंडर ग्राफ निकालते थे, न्यूमेरिकल हमने कराया था आपको। तो यहाँ बस हमें क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए एरिया अंडर ग्राफ निकालना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल चाहिए, तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स टू क्या था, एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, यही हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, एरिया अंडर ग्राफ। और ग्राफ भी कौन सा ग्राफ, ये वाला ग्राफ। ये क्या ग्राफ है, ओ ए बी सी, ये पूरा है ना। देखिए यहाँ पर ये जो आपको डार्क लाइन मैंने बताई है, ये पूरा आपकी ये ग्राफ को शो कर रही है। तो इसके अंदर का ये जो पूरा पार्ट होगा, ये पूरा पार्ट ही तो आपका क्या कहलाएगा, ये एरिया कहलाएगा। तो ओ ए बी सी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, एरिया अंडर ग्राफ, कौन सा ग्राफ, ओ ए बी सी। ठीक है, अब इस ओ ए बी सी को देखिए हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। कैसे दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, ये देखिए ये लाइन जो है आपकी, एक तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल और एक ये है ट्रायंगल। तो अगर हम रेक्टेंगल और ट्रायंगल में तोड़ दें तो हमें क्या होगा, फॉर्मूला लगाने में आसानी होगी। वैसे देखिए ये दोनों ही काम हमें करने हैं। जब हम थर्ड लॉ करेंगे, थर्ड इक्वेशन मोशन लगाएंगे तो पूरा शेप एक साथ लेंगे। ये भी मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब थर्ड इक्वेशन मोशन सॉल्व करेंगे तो ये पूरा शेप आप देख रहे हो ट्रेपेजियम है, एक ये पूरा शेप एक ट्रेपेजियम है। ये दो पैरेलल साइड्स हैं इसके और ये हाइट है। तो जब हम थर्ड इक्वेशन मोशन लेंगे तो इसको ट्रेपेजियम की तरह ट्रीट करेंगे। और अभी जो हम बात कर रहे हैं इसको दो पार्ट में तोड़ ले रहे हैं, एक ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल। ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल, ट्रायंगल क्या हो गया, ए बी डी ट्रायंगल है और ए डी सी ओ आपका रेक्टेंगल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्या हो गया, ए बी डी ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ओ ए डी सी, क्या है ये, रेक्टेंगल। तो अब रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और दोनों को प्लस कर दें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारी आ जाएगी। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो नाउ हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए बी डी निकालेंगे। एरिया ऑफ ए बी डी क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, चलिए चेक करते हैं इसमें बेस क्या है और हाइट क्या है। तो ए बी डी एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर आपका बेस क्या है, ए डी, और हाइट कितनी है, बी डी। तो क्या हो जाएगा, बेस यानी ए डी इंटू बी डी। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ए डी इंटू बी डी। ठीक है, अब ए डी और बी डी की वैल्यूज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। अभी हमने निकाली थी, हमने क्या निकाली थी, ए डी हमने यहाँ से निकाला था कि ए डी कितना है, टी। ठीक है, और बी डी हमने क्या निकाला था, बी डी हमारा था
ये हमने देखा बी डी क्या था हमारा, बी डी 80 था ना, देखिए हमने यहाँ पे निकाला है बी डी 80 निकाला है और ए डी की वैल्यू टी थी, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1/2 ए डी हो गया आपका टी और बी डी कितना हो गया, बी डी हो गया 80। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाफ ए और टी 2 है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, अभी हमारा ये निकल आया। अब एरिया ऑफ ओ ए डी सी निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ओ ए डी सी निकाल लेते हैं, यानी कि क्या है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, अब लेंथ कितनी है चलिए चेक करते हैं, ओ ए डी सी में लेंथ कितनी है। तो लेंथ हो गई हमारी ए डी और ब्रेथ कितनी हो गई डी सी। तो क्या लिख लेंगे हम इसको, ए डी इंटू डी सी। अब ए डी कितना था हमारा, ए डी तो टी था और डी सी कितना है, डी सी चेक करिए डी सी कितना है, डी सी हमारा यहाँ पर ये देखिए यू है ना, तो डी सी यू है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर यू। तो अब इस तरह से ये क्या हो गया, ये बन गया हमारा यू टी। ठीक है, और ये हो गई सेकेंड। तो एरिया ऑफ ओ ए डी सी यू टी आ गया, एरिया ऑफ ए बी डी हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। दोनों को हम क्या करते हैं इसमें पुट कर देते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कोई ए इक्वेशन मान लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर हम इन दोनों को पुट कर देते हैं, एक बार एरिया ऑफ ओ बी डी पुट कर देते हैं और एरिया ऑफ ओ ए डी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें यहाँ से, डिस्टेंस ट्रेवल यानी S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी डी कितना हो गया हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, या इसको भी हम लोग और करके आगे पीछे कर लेते हैं। तो S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताइए क्या प्रॉब्लम है, आ गया ना आराम से, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। क्या करना था हमें, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें डिस्टेंस टेबल चाहिए थी, तो इसका मतलब एरिया अंडर ग्राफ निकालना है। एरिया अंडर ग्राफ क्या निकालना है, ये पूरा ओ ए बी सी ग्राफ है, इसको हमने दो पार्ट में तोड़ लिया, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, एक बी डी ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल। ए बी डी ट्रायंगल का लगाया हमने फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें कि बेस था टी और हाइट थी हमारे यहाँ पर बी डी, जो कि हमने निकाला था यहाँ से ए टी। और उसके बाद जो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में ये टी हो गया, यानी कि ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई यू, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकल आया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है हमारी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये होती है। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, तो इसे हमें प्रूफ करना है। तो फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही निकालेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया अंडर ग्राफ। और एरिया अंडर ग्राफ, ग्राफ क्या था हमारे पास, ग्राफ फिर से चेक करते हैं। तो ग्राफ क्या था हमारे पास, ग्राफ तो सेम रहेगा ओ ए बी सी, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे ओ ए बी सी। ठीक है, और आप देखिए ओ ए बी सी को अगर अल्टीमेटली मैंने अभी आपको बताया कि ओ ए बी सी क्या है, एक तरह से ट्रेपेजियम ही तो है। ये ओ ए बी सी हमारा क्या है, ये एक ट्रेपेजियम है। इस शेप को हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो इस शेप को यहाँ पर अगर मैं बनाना चाहूँ तो देखिए ये है और ये शेप हमारा बन के तैयार हो रहा है, जहाँ पर ये ए है ओ हो गया, सी यहाँ पर ये बी हो गया। इसकी वैल्यू जो है वो टी है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो यू है, इसकी वैल्यू जो है वो वी है, बस और तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं रहता है। तो चलिए अब इसको करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है, ये ग्राफ बन गया है। एरिया ऑफ, ये आपको देख रहे हो ट्रेपेजियम बना है, ये ट्रेपेजियम अगर बना हुआ है तो ट्रेपेजियम का हम क्या बोल सकते हैं इसको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम क्या, ओ ए बी सी। क्या होता है फॉर्मूला ट्रेपेजियम का, हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट,
यही होता था फॉर्मूला, याद करिए, आपने 8th क्लास में कर रखा है इसको। फिर उसके बाद 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स देखते हैं। पैरेलल साइड्स कौन से हैं, OA और BC। तो क्या लिखेंगे, OA प्लस BC इंटू में हाइट देखिए कितनी है, जब OA और BC है तो हाइट क्या होगी, OC, तो ये हो गई OC। अब हम इसको निकालेंगे, ये S है इधर साइड, ये हाफ OA की वैल्यू देखिए कितनी है U, तो ये लिख लिया U, प्लस BC की वैल्यू कितनी है V, तो ये V हो गया, इंटू में हमारी हाइट कितनी है, तो हाइट हो गई T। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं हमारे पास क्या आया अल्टीमेटली, V प्लस U/2 इंटू में T। अरे ये क्या आ गया, हमें ये तो नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, हमें तो V² = U² + 2S चाहिए। अब ये कहाँ से आ गया, तो अब इन दोनों को कंपेयर करा के देखते हैं। तो VUS ये 3 चीज़ें तो हमें मिल गई यहाँ से, पर यहाँ देखिए T एक्स्ट्रा है, T नहीं चाहिए हमें, T नहीं चाहिए और A चाहिए। तो T हम कहाँ से हटा सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसको हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, V = U + AT, ये होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको पता है अगर T की वैल्यू निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, जैसा हम लोग करते थे पहले के क्वेश्चंस में, V - U करने, तो ये AT हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, V - U अपॉन में A, तो ये आ जाएगा T। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, S = V + U, और यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, नीचे तो 2 था ही, यहाँ पुट करेंगे V - U और डिवाइड में आ जाएगा T। ठीक है, देखिए यही किया ना, ये T था तो यहाँ पे 2 लिखा, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या है, V - U A, और ये हो गया V + U/2। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V + U V - U अपॉन में 2A। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, S = ये A + B है, A - B है, तो आइडेंटिटी लग जाएगी A + B A - B की, क्या A² - B² यानी V² - U² अपॉन में 2A। और क्या हो जाएगा, यहाँ से ये एक साइड आ जाएगा, 2AS = V² - U²। ठीक, और क्या हो जाएगा यहाँ से, V², अब देखिए U² को एक साइड ले आते हैं, तो U² + 2AS, ये हो गया हमारा प्रूफ। देखा आपने, कुछ भी नहीं करना था, यहाँ तक तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ही लगाया था, और देन फिर हमें बस ध्यान रखना है कि जो लाना था वो तो आया नहीं, तो उसमें T था, तो T को हटाने के लिए हमने ये रखा, और इस तरह से ये हमारे पास आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमारा ग्राफिकल मेथड से जो हमारा डेरिवेशन ऑफ मोशन था वो भी हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसको भी हम लोग आज ही कंटिन्यू कर लेते हैं। वो क्या है, हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसको मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ, वो पढ़ा देती हूँ, जिससे कि आपका ये टॉपिक जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो व्हेन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये तो आपको क्लियर है कि अगर कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में रोटेट करे, सर्कुलर मोशन में मूव करे, सर्कुलर पाथ पर मूव करे, जैसे कि ये बच्चा आप देख रहे हो मैरी गो राउंड पर सर्कुलर मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका मोशन क्या कहलाएगा, आपका सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ठीक है, तो कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट है अगर वो सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा, मूव्स इन अ सर्कल, तो वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, डैट मीन्स की सर्कुलर मोशन तो है ही है, पर उसकी स्पीड भी चेंज ना हो, वो भी यूनिफॉर्म रहे। देखिए यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है कि सपोज एन एथलीट इज रनिंग अलॉन्ग अ स्क्वायर ट्रैक, एक स्क्वायर ट्रैक पे रन कर रहा है, एक आपका एक तरह से स्क्वायर पाथ का आपका एक ग्राउंड है और जिस पर ये दौड़ रहा है, डी से स्टार्ट कर रहा है, डी से ए गया, ए से बी गया, बी से सी गया, फिर सी से डी गया, इस तरह से स्टार्ट कर रहा है। तो वाइल रनिंग अलॉन्ग द स्क्वायर ट्रैक हैविंग 4 साइड का स्क्वायर ट्रैक था, तो एथलीट हैज़ टू चेंज इज डायरेक्शन ऑफ मोशन 4 टाइम। तो इसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी नहीं, एक बार यहाँ फिर यहाँ 4 बार इसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है। तो स्क्वायर ट्रैक में 4 साइड्स है तो 4 बार चेंज करनी पड़ रही है। अगर वही हेक्सागोनल ले लें ट्रैक तो यहाँ पर 6 बार इसको चेंज करनी पड़ेगी। ऑक्टागोनल ले लें तो यहाँ पर इसको 8 बार में अपनी
साइड को चेंज करना पड़ेगा। पर आप बताइए सर्कुलर ट्रैक में इसको इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम इसको हर एक पॉइंट पर, एक छोटे से पॉइंट पर इसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है। तो सर्कुलर ट्रैक में इसको क्या करना पड़ रहा है, नंबर ऑफ साइड्स इसकी कितनी, इंडेफिनिट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हेक्सागोनल ट्रैक है हमारा उसमें 6 साइड हो गया, एथलीट हैज टू चेंज इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ओनली बाय 6 साइड्स। बट हम यहाँ पर जब बात करते हैं अपनी सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, तो जैसे जैसे साइड ऑफ ट्रैक इंक्रीज होता जाता है, डायरेक्शन ऑफ एथलीट रनिंग अलॉन्ग इट चेंज मोर एंड मोर फ्रिक्वेंटली, और तेज से वो चेंज होता जाता है। अब हम देखते हैं कि व्हेन द एथलीट रन अलॉन्ग अ सर्कुलर ट्रैक, जब वो सर्कुलर ट्रैक पे रन करता है तो देन हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली इन जनरल, तो उसकी मोशन जो होती है डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो इसका मतलब क्या निकल के आया रिजल्ट हमारा कि व्हेन अ बॉडी मूव्स अलॉन्ग सर्कुलर पाथ, जब कोई बॉडी हमारी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होती है वो चेंज होती रहती है कंटिन्यूसली, यानी पहले यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, डायरेक्शन जो है इसकी वो चेंज होती रहती है। तो हमें क्या पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है। अब डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंज हो रही है, इसका मतलब कि हमारी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसमें हम कहेंगे कि एथलीट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ। स्पीड कांस्टेंट है, यानी 4 मीटर पर सेकेंड से ही वो चल रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। अब ये क्या है, हमने पढ़ा था ना वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ जाती है। तो मैग्नीट्यूड तो आपका कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड तो वही है 4 मीटर पर सेकेंड से यहाँ भी था, यानी ये देखिए आप 4 मीटर पर सेकेंड से यहाँ भी था, 4 मीटर पर सेकेंड से यहाँ भी था, 4 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है। बट जो इसकी डायरेक्शन है यहाँ पे ईस्ट है, फिर साउथ है, फिर इधर साइड वेस्ट हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जब हमारी स्पीड सेम रहे, डायरेक्शन चेंज हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि स्पीड तो सेम है पर वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी इज द स्पीड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड हियर द डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंजेस कंटिन्यूसली। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंजेस देयरफॉर द मोशन अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। तो हम क्या कहेंगे कि मोशन जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ये हमें ओवरव्यू लेना ज़रूरी था आपको क्लियर करने के लिए। अब देखिए इस पे आएंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करे, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मोशन आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी सिर्फ सर्कुलर पाथ अगर आप बोलते हो तब तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा, उसके साथ आपको ये भी बताना है कि यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है, तब वो मोशन क्या हो जाता है आपका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है। ठीक है, अब इस तरह से आपका ये पॉसिबल भी है कि कोई सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट हो, और ये आपको क्लियर हो ही गया है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक्सेलरेटेड होता है। क्यों एक्सेलरेटेड होता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। तो द मोशन इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। हम बोल सकते हैं स्पीड में नॉट चेंज बट डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली। और अब इसको जो हमें घुमाने के लिए जिस फोर्स की ज़रूरत हो रही है, तो कोई ना कोई फोर्स की ज़रूरत तो पड़ेगी। अगर हमें इसको घुमाना है तो फोर्स की ज़रूरत तो पड़ेगी। यानी कि अगर आपको पता है कि यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल लिया गया, थ्रेड में एक स्टोन बांध दिया गया, स्टोन को बांध के इस तरह से घुमाया जा रहा है, तो घुमाने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स की ज़रूरत होगी जिससे कि वो सर्कुलर मोशन पर वर्क करे, यानी ये ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर मोशन पर करे। इसके लिए क्या होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट इसके सेंटर पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा हो, तभी तो ये एक सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये जो सेंटर पे फोर्स लगाता है, इस फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो द फोर्स विच इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कल पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ जितनी चीज़ें आपकी ब्लैक लाइन से लिखी हुई हैं यही आपको केवल नोट्स में लिखना है। तो आपको नोट्स में मैं बता दे रही हूँ कि आपको नोट्स में क्या लिखना है। जितनी चीज़ें आपकी ब्लैक लाइन से हैं वो सब आपको नोट्स में लिखना है। ठीक है, तो आप क्या क्या लिखना है पहले नोट्स में, पहले आप डालोगे हेडिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो आपको उसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी डेफिनेशन लिख लोगे। देन उसके बाद आप कहोगे कि सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक्सेलरेटेड होता है इवन दो द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट द मोशन इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड इज एन एग्जांपल ऑफ ये। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस सर्कुलर मोशन, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो वो उसी पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं ना, और उसी पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब कि सेंटर पर कोई ना कोई फोर्स है जो उसके ऊपर लग रहा है जिसकी वजह से वो उसी पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, गिर नहीं रहे हैं कहीं पर। तो वो फोर्स क्या कहलाता है आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। ठीक है, प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, एंड इन द केस ऑफ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है,
अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, ये लास्ट टॉपिक है आपका। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं जिनको हम लोग भेजते हैं, और जैसे कि जो नेचुरल सैटेलाइट है वो तो मून है अर्थ का, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है वो क्या करता है, वो अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता है। यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट होती है पर उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, स्पीड सेम रहती है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आपको? जैसे कि ये देखिए, ये डायग्राम में स्पीड सेम है, 4 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है या 50 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है, पर डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज एक्सेलरेटेड, दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ विच कीप द सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड इट। और ये ग्रेविटी ही है जिस वजह से सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट पर ही रहता है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, द मून मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। जैसे कि आपका प्लैनेट सन के अराउंड होता है, वैसे मून भी, ये देखिए प्लैनेट जो है सन के अराउंड मूव कर रहा है, वैसे मून जो है वो अर्थ के अराउंड मूव करती है। तो ये जो है देखिए स्पीड इसकी सेम है, जितनी स्पीड इधर है उतनी स्पीड इधर है, पर देखिए डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। ठीक है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये तो आपके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, अब एक लास्ट आपका आता है यहाँ पर, एक एथलीट जो होता है वो सर्कुलर ट्रैक पर कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता है, लेकिन इसकी जो आपकी जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है। तो ये भी एग्जांपल हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। सेकेंड हैंड ऑफ वॉच जो होती है, यानी कि जो घड़ी की सुई होती है, वो भी किस तरह से मोशन करती है। सेकेंड की वॉच है तो वो एक यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ टाइम से वो मोशन करती है, इसकी जो टिप्स हैं, लेकिन जो उसकी स्पीड होती है वो तो सेम रहती है, पर जो उसकी डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसका एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया। अब एक लास्ट हेडिंग है हमारे पास यहाँ पर, टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी हमारी सर्कुलर मोशन में है तो उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, तो चलिए ये मैं बता देती हूँ आपको। अब स्पीड ऑफ बॉडी निकालनी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सर्कुलर मोशन का मतलब ये सर्कल है और इसकी जो सेंटर ये O है और यहाँ से रेडियस जो है इसकी वो R है। ठीक है, अब इसमें ये क्या कर रहा है, कोई बॉडी मोशन कर रही है, एक बार इधर की ओर जा रही है, फिर उसके बाद क्या हो रही है, इधर जा रही है, फिर ये इधर जा रही है, फिर ये इधर जा रही है, फिर इसकी मोशन इधर है, फिर इसकी मोशन इधर है, फिर इसकी मोशन इधर है। इस तरह से स्पीड जो है इसकी वो आपकी स्पीड सेम है लेकिन स्पीड की डायरेक्शन चेंज है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। ठीक है, अब स्पीड निकालनी, स्पीड को हम लोग अगर v से डिनोट करें तो डिस्टेंस कितनी होगी, पूरी एक साइकिल कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर ही तो होगी। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2πr, तो क्या हो जाएगी इसकी 2πr। और टाइम कितना लग रहा है, अगर हम टाइम को मान लें t, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू 2πr अपॉन में t। न्यूमेरिकल आपके पास अगर आता है तो न्यूमेरिकल आपके पास यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। न्यूमेरिकल आपके पास कुछ स्टेप से आ जाएगा, जैसे कि कुछ कह रहा है कि एक साइकिलिस्ट है जो किसी सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है, एवरी 2 मिनट्स में टाइम आपको दे देगा 2 मिनट। ठीक है, एवरी 2 मिनट में वो सर्कुलर ऑर्बिट पर एक बार पूरा वो चक्कर लगा रहा है, 2 मिनट में वो एक चक्कर लगा रहा है। ठीक है, और रेडियस कितनी है उस सर्कुलर ट्रैक की, रेडियस दे दिया है 105 मीटर। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि इसकी स्पीड बताइए, स्पीड बताइए। ठीक, तो स्पीड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्पीड को हम लोग v से डिनोट कर रहे हैं, 2πr अपॉन में t फॉर्मूला होता है। 2 मिनट दिया हुआ है, मिनट में नहीं, हम लोग मैम केस में सेकंड में चेंज करते हैं। तो t को पहले हम चेंज कर लें, 2 मिनट का मतलब 2 × 60 यानी 120 सेकेंड। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 × पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू r की वैल्यू हो गई 105 और डिवाइडेड बाय t कितना है हमारे पास 120। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2 × 22 × 105 हो गया, डिवाइडेड बाय 7 × 120 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं 7 से कट करते हैं, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 7 5 जा 35, 15 आ गया। फिर 15 से आप इसको करोगे 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से आप इसको करोगे
4 बार में कैसे जाएगा, नहीं क्या आएगा 22/4। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो 5.5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि स्पीड जो है वो 5.5 मीटर पर सेकेंड है। तो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर था, चैप्टर 1 मोशन, वो हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हम लोग एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, यानी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करवाऊँगी, प्लस आपके एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, वो मैं वहाँ पे कंप्लीट करवाऊँगी। तब तक के लिए फिर आपका ये जो चैप्टर है पूरी कंप्लीट हो चुका है। आप इसकी नोट्स भी मैं आपको PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसकी नोट्स भी बना लेना और फिर आप इसको अपना कंप्लीट करते चलना। चलिए ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने बायो का जो वीडियो है वो डाल दिया है, केमिस्ट्री का भी बहुत जल्दी आपका मिल जाएगा आपको, और मैथ्स के भी मैंने वीडियोस डाल रखे हैं। तो आप अपना कंटिन्यू अपनी स्टडी स्टार्ट रखिए और पढ़ते चलिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू स्टूडेंट्स।